नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक कर रहे हैं आपके लिए उन तमाम बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। और सुबह से ही हमारी नजरें हैं कि अभी कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान को देंगे उसकी पहली वंदे भारत, और ख़ास तौर पर पर्यटन के लिहाज से, आर्थिक रफ्तार के लिहाज से इसी खबर पर रहेगी हमारी विशेष तौर पर नज़र। लेकिन आइए रुक करते हैं कि आज के एजेंडे में अन्य खबरें क्या हैं जिन पर आज निगाह रहेगी। रुक करते हैं हेडलाइंस का आज के एजेंडे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अजमेर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज संयुक्त रूप से वॉशिंगटन में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बैठक की करेंगी अध्यक्षता। G20 सदस्य देश, 13 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में होंगे शामिल। और भारत कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। कोविड से लड़ाई में अस्पतालों के संसाधनों को परखने के लिए चलाया गया 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल पूरी तरह से रहा सफल। देश भर में 33,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र मॉक ड्रिल में हुए शामिल। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा के रूप में अगर देखा जाए उसकी शुरुआत कल से होगी। इसके रूट में जयपुर, अलवर और गुरुग्राम स्टॉप होंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, आज का दिन पूरे देश के साथ साथ राजस्थान के लिए बेहद अहम, क्योंकि मिलने वाली है पहली वंदे भारत, और आपके माध्यम से हम पहली तस्वीरें भी दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को वंदे भारत के। आप वहीं खड़े हैं, तो सबसे पहले कुछ और पूछूं मैं ना पूछूं, पहले दिखाइए कि पीछे का माहौल क्या है उस मच अवेटेड, हम कह सकते हैं वंदे भारत का, जो कहीं ना कहीं रफ्तार के साथ जो सुगम सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करती है यात्रियों को। आंचल, माफ कीजिएगा, आवाज आपकी पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है मेरे पास, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से। ये राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है, और आप देख सकते हो कि क्या नज़ारा है, कैसे लोगों का जो हुजूम है वो इस ट्रेन के साथ सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर खड़ा है। तमाम जो राजस्थान के अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर इस स्टेशन पर उमड़े पड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेशन पर जो लोग हैं, जो तमाम चाहे छात्र हो या के स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं इस ट्रेन के फ्लैग ऑफ सेरेमनी में, जिसे अभी से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल मंत्री यहीं पर होंगे, इसी जयपुर स्टेशन पर, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी तो ये ट्रेन आज जो है, चूंकि जयपुर से इसे फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, तो ये यहाँ से तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे चल के शाम 4 बजे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। लेकिन कल यानी कि 13 अप्रैल से इस ट्रेन का जो कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होगा वो अजमेर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के बीच होगा। यानी कि अजमेर से सुबह 6:20 पे चलेगी और दिल्ली जो है वो
दोपहर तकरीबन 11:35 पे पहुंचेगी और शाम को 6:40 दिल्ली कैंट से चल के यहाँ पर रात के 12:55 पे पहुंचेगी। एक बहुत बड़ा तोहफा है पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को सेमी हाई स्पीड की यहाँ पर मांग थी, उसको ये ट्रेन वंदे भारत पूरी कर रही है। विश्व क्लास जो फैसिलिटीज है उसके साथ साथ, और ख़ास तौर पर शताब्दी जो ट्रेन चल रही है अभी दिल्ली से लेकर जयपुर अजमेर के बीच, वो तकरीबन 6 घंटे 15 मिनट का वक्त लेती है, लेकिन ये सिर्फ 5.25 घंटे का वक्त लेगी। यानी कि यात्रियों को जो उनके आवागमन में 1 घंटे का भी समय बचेगा। और सबसे बड़ी बात जो है आंचल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन को, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी ट्रेन है, ये वंदे भारत, ये 15वीं रैक, वर्ल्ड की 15वीं ऐसी ट्रेन है जो OHE यानी ओवरहेड इलेक्ट्रिक टेरिटरी जो होता है, यानी कि जो बिजली खींचने का जो यंत्र होता है ड्राइवर केबिन के ऊपर, उसकी जो हाइट है इसमें सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, क्योंकि मालगाड़ियाँ चलती है इस रूट पे जो है, जो आप देख रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC की कई लाइनें चलती है, तो उसके कारण जो है डबल स्टैक कंटेनर को भी चलाया जा सके और वंदे भारत को भी चलाया जा सके, इसकी रेलवे इंजीनियरिंग ने इसकी तैयारी की है। तो निश्चित तौर पे काफ़ी बड़ा तोहफा राजस्थान के लिए, साथ साथ यहाँ के स्टेशन के पुनर्विकास के लिए बहुत कुछ। बजट की ही अगर हम बात कर ले आंचल, 2014 से पहले 682 करोड़ का बजट होता था राजस्थान रेलवे के लिए, लेकिन आज जो बजट है वो तकरीबन 9,500 करोड़ से ज़्यादा का रेलवे का बजट जो है वो राजस्थान के लिए दिया गया है। यानी कि तकरीबन 14 गुना ज़्यादा बजट भारतीय रेलवे को राजस्थान के जी अभिषेक, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा आप राजस्थान के अंदर आने वाले वक्त में बदलाव भी देखेंगे और काफी कुछ यहाँ पर जो है भारतीय रेलवे राजस्थान को सौगात भी देती रहेगी। बिल्कुल निर्धारित समय में इस ट्रेन को बना लिया गया और आज वो ट्रैक्स पर दौड़ने के लिए तैयार है। अगर आपकी वहाँ स्थानीय लोगों से बात हुई है जो इसमें सफ़र करेंगे, साथ ही साथ जिन्होंने इसके निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दिया है, किस तरह का अनुभव आप सुन पाए उन लोगों का, अगर आप साझा करना चाहें? बिल्कुल आंचल, बिल्कुल ठीक है आपने। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका पहला रैक बना और उसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए पूरे देश भर में जो है रेल मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश जारी किए कि और जहां भी सवारी कोच बनाए जाते हैं, सवारी रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाता है, चाहे कपूरथला हो, रायबरेली हो, इन सभी जगहों पे जो है ऐसे कोच बनाए जाए और 2024 तक तकरीबन 400 रैक यानी 200 पेयर ट्रेन जो है वंदे भारत का निर्माण किया जाए। तकनीक और डिज़ाइन के हिसाब से वर्ल्ड क्लास ट्रेन है ये आंचल। इसको जो है, इसका जो डिज़ाइन किया गया इंटीरियर जो है बिल्कुल वो लुक देता है। आप इसे मिनी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। अगर बुलेट ट्रेन में जिन लोगों ने सफ़र किया होगा या देखा होगा उसे, तो इसका लुक अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके का लुक दिया गया है। साथ साथ इसकी जो तकनीक है वो काफ़ी उच्च क्वालिटी की दी गई है। कवच जैसे सिस्टम से ये लैस है जो कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करता है। साथ में इसमें एक एयर सिस्टम, एयर बबलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे कि ये गाड़ी अगर 160 से 180 किलोमीटर की भी रफ्तार पे चलेगी तो अगर पानी का ग्लास भी रखा है तो वो पानी उसमें से छलकेगा नहीं। तो काफ़ी स्टेबिलिटी है। जो आवाज़ आती थी अमूमन जो आप ट्रेन के अंदर देखते थे जब वो स्पीड में चलती थी, तो आवाज़ इस तरह की जो गाड़ी की जब पटरियाँ चेंज होती थी उसमें, वो आवाज़ भी इसमें आपको नहीं आएगी। तो बिल्कुल एक किस तरीके से आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं वो सफ़र का आनंद अब आप पटरियों पे ले सकेंगे। यानी कि हवा के बाद जो है अब पटरियों पर भी आप हवाई सफ़र का वंदे भारत के अंदर जो है वो आनंद ले सकेंगे। और ICF की जो पूरी टीम है, उस पूरी टीम ने, ICF की जो पूरी टीम है उसने इसको पूरा तैयार किया है, इसका डिज़ाइन किया है। 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए की लागत आती है अगर हम विदेश में इस ट्रेन को बनाते या वहाँ से इंपोर्ट करते। भारत में इसे सिर्फ 97 करोड़ रुपए में तैयार किया गया और इसके मेंटेनेंस से लेके इसके तकनीक को लेकर के जो है आज विश्व भर के जो देश है वो इसका डिमांड कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है वो भारत में चलाया जाए 400 रैक को, 75 ट्रेन को इसी साल 15 अगस्त तक चलाने की भी योजना है आंचल। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिन गंतव्यों पर ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी उसमें पर्यटन के लिहाज से कई बहुत अहम स्थान है, जिसमें हम पुष्कर की बात करते हैं, हम बात करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह की। उस लिहाज से यात्रियों को सुगमता होगी, साथ ही साथ राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल आंचल, देखिए राजस्थान को टूरिज्म के दृष्टि से अगर देखा जाए
तो ऐतिहासिक जो विरासत है, सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है पूरा राजस्थान। जोधपुर हो, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, आप जहाँ जाएं, चाहे अजमेर की बात करें, पृथ्वीराज चौहान की नगरी कहा जाता है, भारत की कभी राजधानी हुआ करती थी अजमेर, वहाँ से शुरू किया जा रहा है इस ट्रेन को। और आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर दरगाह शरीफ जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे लाखों की संख्या में जो है वो जाते हैं वहाँ पर लोग। इसके अलावा पुष्कर जो हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल है, इसके अलावा भी कई और तीर्थ स्थलों के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है आप जयपुर पिंक सिटी की बात कर ले, फोर्ट्स की बात कर ले, तो वो जो एक टूरिज्म है इस ट्रेन को गति के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफी जो है मजबूती देगी, न सिर्फ भारत के से बल्कि बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि जो भीड़ आपके पीछे मौजूद है वो बेसब्री से, जी अभिषेक, जो भीड़ आपके पीछे मौजूद है वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब 11 बजेंगे और वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हम आपके पास लगातार चर्चा के लिए आएंगे अभिषेक, लेकिन इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगले एजेंडे की ओर जो कि बेहद अहम है, और बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की और साथ ही साथ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की, जो कि वॉशिंगटन में दूसरी 2 दिवसीय G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। G20 सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वैश्विक मुद्दों के व्यापक आयाम के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय चर्चाएं होंगी। दूसरी G20 FMCBG बैठक में 3 सत्र होने हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान शामिल हैं। इन सत्रों का विशेष फोकस खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का समाधान करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों को प्रबंधित करना और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, साथ ही वित्तीय समावेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय कर और वित्तीय प्रगति में तेजी लाना है। इन विषयों पर सभी प्रतिनिधि विचार विमर्श करेंगे। बैठक में भारत की G20 वित्त ट्रैक कार्य योजना के तहत परिकल्पित परिणामों पर हुई प्रगति का भी जायजा लिया जाएगा। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, अगर इस पहली बैठक का मैं जिक्र करूं जो कि बेंगलुरु में हुई थी, और उसका जो विजन डॉक्यूमेंट है जब उसको रिलीज किया गया, उसमें प्रधानमंत्री के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जब इन तमाम मुद्दों की जो चर्चा अब दोबारा होने वाली है वॉशिंगटन में, उसको लेकर एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। उस लिहाज से जब हम वैश्विक ग्रोथ की बात करते हैं, जो डेट की समस्या से तमाम विकासशील देश जूझ रहे हैं, ये बैठक बेहद अहम है। देखिए, प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में 2 बातें बहुत स्पष्ट तौर पे कही थी। पहली है कि जो G20 का फोरम है, जो भारत की अध्यक्षता हो रही है, उसमें ग्लोबल साउथ को एक विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी जो आवाज है G20 को, उन्होंने अपील की कि किस तरह से वो ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं, और जो भी यहाँ पे चर्चाएं की जाए वो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जो सबसे गरीब से गरीब देश हैं उनको ध्यान में रख करके ये चर्चा होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने कोरोना का जिक्र किया, वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक का जिक्र करते हुए कहा कि जितना बड़ा धक्का ग्लोबल इकोनॉमी को लगा है कोरोना के बाद में, और फिर बाद में जो क्राइसिस अभी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका जो असर पड़ रहा है, और ऐसे में भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ा अवसर भी है भारत के लिए। उन्होंने कहा कि भारत के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिससे पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। डिजिटल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत तैयार है तकनीक को दूसरे देशों के साथ शेयर करने के लिए। इन्हीं सब बातों को जो फाइनेंस ट्रैक की ये जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है FMCBG, जिसका मतलब कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर सारे G20 देशों के और सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स इस अहम बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी बैठक हो रही है, ट्रैक किया जाएगा कि जो वर्किंग ग्रुप, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स की जो मीटिंग्स अभी हुई है बीच में, जिसमें 8 वर्किंग ग्रुप शामिल है फाइनेंस ट्रैक की, उनकी क्या प्रगति हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कहां पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर भारत पहली बात ये चाहता है मल्टीलेटरल एजेंसीज में सुधार हो, जिसमें IMF, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी वैश्विक संस्थाएं शामिल हैं।
दूसरी बात, भारत ये चाहता है कि जो डेट क्राइसिस है उसको लेकर के कोई ना कोई एक समाधान की स्थिति अजय, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन से, आपके पास वापस आऊंगी। बड़ी खबर आ रही है भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई आज सुबह तड़के और 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको ट्रैक कर रहे हैं कि जो ये इंसिडेंट हुआ है तड़के सुबह 4:35 के आसपास बताया जा रहा है। स्टेशन क्विक रिसर्च टीम्स को एक्टिवेट किया गया है और अभी अगर कैजुअलिटीज का जिक्र किया जाए तो 4 फेटल कैजुअलिटीज अभी रिपोर्ट की गई हैं। तो भटिंडा का जो मिलिट्री स्टेशन है वहां पर फायरिंग की खबर है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ गए। सुधीर, बड़ी खबर, भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग, क्या वजह सामने आ रही है? आंचल, अभी शुरुआती रिपोर्ट जो है वो साउथ वेस्टर्न जो कमांड है उसकी तरफ से ये जानकारी हमारे साथ साझा की गई है कि सुबह 4:35 पर फायरिंग की घटना है वो मिलिट्री स्टेशन के अंदर हुई है। उसके जस्ट बाद जो क्विक रिएक्शन टीम है उसको डिप्लॉय किया गया है, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। चूंकि ऐसे मामले में आंचल सबसे पहले जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले जो क्विक रिएक्शन टीम है उन्होंने एक्शन लिया, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया जिससे कि कोई भी अवांछित व्यक्ति अगर इसमें शामिल है या जो भी चीज है वो इस एरिया से बाहर न निकल पाए। तो इस पूरी एरिया को सील कर दिया गया और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो चलाया जा रहा है। ये जानकारी अभी तक जो है सेना है उसकी तरफ से हमारे साथ साझा की गई है। उसके बाद की अभी जानकारी क्या है वो आने वाले वक्त में पता चलेगी, लेकिन सेना की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि जो 4 लोग हैं उनकी मौत इस घटना में हुई है। कौन है, क्या है, किस वजह से, अभी तक चूंकि डिटेल्स हमारे साथ साझा नहीं किए गए तो इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। लेकिन ये घटना पूरी इस तरह से सामने आई कि सुबह करीब 4:35 पर मिलिट्री स्टेशन के अंदर, जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन है उसके अंदर फायरिंग की घटना हुई है और उसके बाद से जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आंचल, तो क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है सुधीर? बिल्कुल, देखिए आंचल, इससे एक SOP होता है कि जब तक इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके बाद से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जब तक पूरे एरिया को सैनिटाइज नहीं कर लिया जाता है, ये इंश्योर नहीं कर लिया जाता है कि उसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है या कोई अवांछित व्यक्ति मौजूद नहीं हो, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं भी होती है कि आतंकवादी अगर इस मामले में शामिल है कोई है तो कहीं छुप कर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जब तक सारी स्थितियां साफ हो जाए, पूरी स्थिति सामान्य हो जाए, उसके बाद से दोबारा घटना को अंजाम दिया जाए। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली सारी कार्रवाई की जा रही है और अभी जो है जो अभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वो जारी है। सेना की तरफ से इनिशियली ये जानकारी साझा की गई है और कहा गया कि ये क्या है कि जब भी एक बार पूरी स्थिति जब साफ होगी तो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा। तो क्योंकि अभी फायरिंग की वजह का खुलासा नहीं किया गया है और ये बताया जा रहा है कि 4 जो फेटल कैजुअलिटीज हैं वो हुई हैं, क्या ये पता लग पाया है कि वो 4 लोग कौन है? नहीं, देखिए चल, अभी क्योंकि शुरुआती जानकारी निकल कर आ पाई है किस तरह से ये घटना हुई है, फायरिंग की घटना हुई है और उसके बाद से किस तरीके से जो एक्शन सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक बार जब ये पूरी स्थिति सामान्य होगी, जब ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद से ज्यादा तौर पर जो एक सेना का पूरा एक प्रोसीजर है कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप होगी, आखिर की इसमें किस तरह के इंसिडेंट रहे, क्या वाकया रहे, क्या आखिर कहीं किसी तरह के लैप्सेस अगर हुए हैं तो किस तरह के हुए हैं, अगर नहीं हुए तो क्या चीज रही है, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद ही जो पूरी स्थिति है उसके बारे में जानकारी साफ निकलकर सामने आ पाएगी। ये भी पता लग पा रहा है कि क्योंकि आपने बताया कि आर्मी बेस, ये जो आर्मी कैंप है उसके अंदर ये फायरिंग हुई है, कहाँ जहां मेस है या फिर जहां क्वार्टर्स बने हुए हैं, कुछ ये जानकारी मिल पाई कि आखिर वो मेन जगह कहाँ थी जहां फायरिंग हुई और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत पूरे एरिया को सील भी किया गया? सुधीर, बिल्कुल, देखिए आंचल, शुरुआती जानकारी यही है कि सुबह 4:35 पर जो भटिंडा आर्मी स्टेशन है उसके अंदर ये घटना हुई है, किस एरिया में हुई है, किस तरफ से, और अगर ये भी कहा जाए कि कोई जो अवांछित व्यक्ति है या जो जिन्होंने इसमें शामिल है, जो लोग भी किस तरीके से इसमें एंट्री ली, किस तरीके से कहाँ से गए, क्या उन्होंने गेट से एंट्री ली या कहीं से उन्होंने कोई रास्ता बनाया, ये अभी चीजें सामने निकल कर नहीं आई है क्योंकि शुरुआती जानकारी सबसे पहले ये घटना हुई, उसके बाद से ये जानकारी साझा की गई है। तो अभी जो शुरुआती जानकारी आंचल ये है कि सुबह 4:35। अच्छा, क्योंकि सुधीर ये कैंटोनमेंट एरिया है, हम मान रहे हैं आर्मी का, और यहाँ पर किसी भी का ऐसे अज्ञातवश किन्हीं व्यक्तियों का घुस जाना इतना आसान नहीं, कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है वहाँ। बिल्कुल, देखिए आंचल, एक प्रोसीजर है सेना के स्टेशन में, जब भी आप जाते हैं बाकायदा तो गेट पर आपसे आपका जो आई कार्ड है वो मांगा जाता है, पहचान आपकी कंफर्म की जाती है और ये भी चेक किया जाता है
बाकायदा फ्रिस्किंग और आपके व्हीकल्स उनकी चेकिंग की जाती है, सारा एक प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन इसमें अभी ये स्थिति साफ नहीं है कि क्या वो गेट से गए हैं, क्या कहीं से उन्होंने रास्ता बनाकर कोई एंट्री ली है पीछे के रास्ते से। ये भी संभव है कि कोई दूसरा रास्ता उन्होंने बनाया हो, जो व्यक्ति पहुंचे जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है, जो अवांछित व्यक्ति है। तो ये चीजें अभी सामने नहीं आ पाई हैं, क्योंकि शुरुआती है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी आंचल ये होता है कि उस वक्त उस घटना को आखिर किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो उसमें सबसे पहले जो एसओपी के अकॉर्डिंग सबसे पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। जो सुरक्षा बल है, क्विक रिएक्शन टीम है, वो वहां पहुंचती है, उसकी तैनाती होती है और वो उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करती है। ये देखती है कि आखिर कोई व्यक्ति वहां मौजूद तो नहीं है। ये सारी कार्रवाई, क्योंकि अभी ये जो पूरा ऑपरेशन है वो भी चल रहा है, तो इस बारे में ये कहना अभी कि किस तरीके से ये घटना हुई, किस जगह हुई, क्योंकि शुरुआती जानकारी निकल कर हमारे सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, जो 4 लोगों की मौत हुई है वो एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आएगी कि 4 लोग जो है उनकी मौत हुई है। किस तरीके से ये चीजें हुई है, ये अब थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, जब पूरी स्थिति हमारे सामने साफ हो पाएगी। साथ ही क्योंकि अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें सुधीर, हम जानते हैं कि पंजाब सीमावर्ती इलाकों से कई अहम राज्यों से लगता है। बठिंडा की भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें, ये जो आर्मी कैंप है ये आखिर मेन किस जगह पर है? देखिए, बठिंडा के बिल्कुल पास ही आप इसको मानेंगे, बठिंडा के पास ही इसकी स्थिति है। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी बात आंचल, चूंकि ये आर्मी का एक स्टेशन है, आर्मी स्टेशन है, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में चाक चौबंद बिल्कुल मजबूत रहती है। और जिस तरीके से, चूंकि अभी हाल ही की बात अगर आप देखें आंचल, तो पंजाब में जिस तरीके की कुछ घटनाएं हुई हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं हुई हैं, उनके लिहाज से अगर आप देखें तो स्थिति वहाँ कुछ पहले से ही कुछ है। लेकिन इसमें चूंकि इससे पहले ही लगातार सीमावर्ती इलाका है, जो वेस्टर्न सेक्टर है, उससे लगे हुए ये सारे इलाके हैं, उसमें ऐसी में यहाँ स्थिति वह संवेदनशील रहती ही रहती है। और ऐसे में जो सेना है वो पूरी तरीके से जो सारी स्थिति है उसको देखते हुए, उसको समझते हुए और जो सारे कदम है वो उठाती है। लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही सारी कार्रवाई होती है। लेकिन ये अभी चूंकि तो कंटोनमेंट एरिया जहां पर ये आर्मी कैंप है सुधीर, इसके आसपास सीधी सी बात है सिविल एरियाज भी होंगे जिन्हें सील किया गया है? नहीं, देखिए आंचल, अभी सिविल एरिया को नहीं, चूंकि घटना आर्मी स्टेशन के अंदर है, जो बठिंडा आर्मी स्टेशन है उसके अंदर घटना हुई है। तो जो उसके अंदर का एरिया है, उसके लगती हुई जो सारी चीजें है उनको सील किया गया है। इसके बाद पहले जब मैंने कहा ना, जिसकी उसका जो एरिया है, अंदर का एरिया, घटना चूंकि आर्मी स्टेशन के अंदर हुई है, तो अंदर के एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया। और उसके बाद जब उसको जांचा और देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो प्रिपरेशन टीम है वो अपना काम कर रही है। अभी अब चूंकि आने वाले वक्त में धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आएंगी। आखिर जब सेना की तरफ से हमारे साथ आधिकारिक तौर पर ये जानकारी साझा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से घटना रही, क्या चीजें रही, क्या कौन से लोग थे जो इसमें शामिल थे, उसके बाद से जो स्थिति है वो साफ हो गई। जिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का आप जिक्र कर रहे हैं सुधीर, उसमें साफ तौर पर जिस तरह से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी वो जारी है और इसको सील भी किया गया है जो आसपास का एरिया है, उस लिहाज से अगर उस प्रक्रिया को हम फॉलो करते समझे तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, अगर कोई भी घटना इस तरीके की होती है तो सबसे पहले उस एरिया को सबसे पहले कॉर्डन ऑफ किया जाता है, सबसे पहले कॉर्डन ऑफ किया जाता है। और ये सबसे पहले जो क्विक टीम की बात की जा रही है, सबसे पहले जो क्विक टीम पहुंचती है वो एरिया को असेस करती है कि आखिर जो घटना की स्थिति है, घटना का जो स्तर है वो किस स्तर का है। कुछ लोग हैं या ज्यादा संख्या में लोग हैं, इनको देखते हुए जरूरत पड़ने पर जो एक्स्ट्रा फोर्सेज है उनको तैनात किया जाता है उस पूरे एरिया में। उस पूरे एरिया को कवर किया जाता है, कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जाता है जिससे कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट है या जो घटना में अंजाम देने वाले अतिवादी तत्व है वो कहीं से निकल के ना जा सके, ऐसे पूरे एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट किया जाता है। और उसके बाद से जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जब जो लोग इसमें शामिल हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं या जो भी लोग शामिल हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद ही उसमें जो सर्च एंड रेस्क्यू की ऑपरेशन जो स्थिति है वो की जाती है। उसके बाद से स्थिति सामने निकल कर आती है कि आखिर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और कितने लोग इसमें शामिल हैं, और बाद में उनकी वेपन्स, उनकी चीजों से उनकी मोटिव्स आखिर क्या है, उन सब चीजों को असेस किया जाता है। तो एक लंबी प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, मान सकते हैं कि सेना की तरफ से जब आधिकारिक बयान आएगा तब हम जो ये वजह है कि क्यों ये फायरिंग हुई, कौन लोग इसमें
जो है उनकी मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर हम बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल भटिंडा का जो मिलिट्री स्टेशन है, आर्मी कैंप है, वहाँ पर फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत है। एरिया को सील किया गया है। अब तक की ताज़ा जानकारी ये, इलाके की घेराबंदी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आज का जर्नी में सभी का वापस से स्वागत। और अब बात करते हैं कोविड मॉक ड्रिल की। कोविड से लड़ाई में अस्पतालों के संसाधनों को परखने के लिए चलाया गया 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल पूरी तरह से सफल रहा। 2 दिन में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 724 जिलों में 33,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इनमें 5,000 से ज्यादा निजी अस्पताल शामिल हुए। मॉक ड्रिल में सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल रहे। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन बेड, पीएसए प्लांट को भी परखा गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है। तो ये मॉक ड्रिल जो था वो बेहद सफल रहा, जहां किस तरह से आईसीयू बेड्स रहेंगे, दवाओं की उपलब्धता, मेडिकल स्टाफ का रोटेशन, ये तमाम जो मापदंड थे उनकी चेकिंग की गई। और इसमें निजी अस्पतालों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ताकि जो ये म्यूटेंट है, ओमिक्रॉन का जो नया म्यूटेंट है, उसके खिलाफ कितनी चुस्त दुरुस्त है हमारी तैयारी, कितने तैयार हैं हम, उसके लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। और ये बेहद ज़रूरी भी था। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर की लगातार उम्मीद की जा रही है सभी जनवासियों से, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो आपके साथ जो है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो अगर आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो कृपया मास्क पहनकर ज़रूर बाहर निकलें। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।